वेलकम बैक। ग्रेड 7 सोशल साइंस। जो अपने लास्ट लेक्चर हमने जो जहाँ कम ड्रॉप किया था वहाँ से अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट आगे। बट लेट मी रिकॉल द पास्ट। तुम्हारा पास्ट में क्या एग्जैक्टली द सीन हमने जो पढ़ा था। वी हैव रन द सोर्सेज। हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में बिल्डिंग्स पढ़ लिए थे। बिल्डिंग्स के बाद हमने पढ़ लिए थे पेंटिंग्स एंड आर्ट क्राफ्ट। एंड नाउ कॉइन्स में आके हम थोड़े अटक गए थे। रिकॉल कर रहा हूँ कॉइन्स को। द स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन एज numismatics. Coins is, you please underline, tell us about the king, the extent of their empire, economic status of the kingdom, dates, languages that were used during that time, trade which was followed, art and religion, and literally skills of the particular time. तो कॉइन से बहुत सारा कुछ पता चल जाता है हमें कि व्हाट एग्जैक्टली कितना रिच था एम्पायर, कितना बड़ा एम्पायर था, कितना रिच एम्पायर था, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, कौन सा आर्ट एंड कल्चर हुआ यूज किया जाता था. ओके. एंड मोर ओवर वी कैन ऑल्सो सी दैट व्हाट एग्जैक्टली द स्किल लिटरली क्या चल रही थी, लिटरेसी क्या चल रही थी, व्हाट एवर द पीपल अबाउट. लाइक एग्जाम्पल एक दिया हुआ है कि पर्टिकुलर टाइम द्रव्य परीक्षा, a famous book on coin, was written by the reign of Alauddin Khilji. It lists the coins minted during his reign. तो खिलजियों के टाइम पे जो कॉइन बनाते थे और उसके कॉइन के जो कॉइन यूज किए जाते थे उस कॉइन की पूरी हिस्ट्री एक बुक लिखी गई है. एंड द नेम ऑफ द बुक इज द्रव्य परीक्षा. द्रव्य परीक्षा एक बुक का नाम है. उस बुक में सारे डिटेल्स लिखे हैं अबाउट द कॉइन्स. नाउ इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन मैंने पहले ही बता दिया. इंस्क्रिप्शन क्या एग्जैक्टली है. इट इज अ स्टोन पे, पत्थर पे कोई चीज लिखी जाती है, दैट इज कॉल्ड एज इंस्क्रिप्शन. These are the written on the relatively hand surface, example stone or metal. Some of the inscription of this period were recorded on a copper plates and some are inscribed on temple, mosque and buildings. They generally convey a king's order in his deeds, his preachings, etc. Kings often kept record of victories of battle on the inscription. तो इंस्क्रिप्शन में क्या डिटेल होती है, किंग के बारे में, उसका लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, मोर ओवर उसकी बैटल्स जो उसने जीती है, हारी है, उसके बारे में. नेचुरली जीती हुई को ही लिखा होता है, हारी हुई को मोस्ट ऑफ द टाइम भी अवॉइड करते हैं. और नेक्स्ट उसके अंदर कन्वे करते हैं और टेम्पल्स की वॉल के ऊपर, पिलर्स के ऊपर इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं. जो अजंता एलोरा की बात करूं तो हमें स्कल्पचर भी पाए गए हैं वहां. अब आ गए हमने नेक्स्ट सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज खत्म होने के बाद नेक्स्ट सोर्सेज है लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज में हम आ जाए रिलीजियस लिटरेचर पे. सबसे पहले रिलीजियस लिटरेचर क्या है. दिस इंक्लूड्स द रिलीजन वर्क एंड कमेंट्रीज on the previous classical texts such as Saint Dharma Sutras, Puranas, etc. This was the period of Bhakti and Sufi saint. ये भक्ति और सूफी सेंट के टाइम पे जो लिटरेचर लिखी गई है, पुराण लिखे गए हैं, या मैं बोल रहा हूँ कि धर्म गुरु सेंट्स वगैरह ने जो धर्म शास्त्र लिखे गए हैं, उससे पता चलता है कि ये एक्चुअली उस टाइम पे कौन सी रिलीजन फॉलो होती थी, उस टाइम पे क्या वैदिक यूज किया जाता था, किस बेस के था, चाहे वो कौन सी भी रिलीजन की हो, बट इट वाज रिटन इन दैट पर्टिकुलर सोर्सेज से पता चलता था, रिलीजियस सोर्सेज से. नेक्स्ट सेक्युलर व्हाट यू कॉल एज लिटरेचर. क्रॉनिकल. क्रॉनिकल मीन्स रिकॉर्ड्स ऑफ रूल ऑफ द किंग एंड लाइफ एट द कोर्ट. तो क्रॉनिकल मतलब एक ऑर्डर में, जब अगर हम रिकॉर्ड्स देखते हैं, एक ऑर्डर में देखते हैं, तो ये ऑर्डर जो रूल करते थे उस टाइम पे उसके बारे में है. नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द क्रॉनिकल रिटन ड्यूरिंग द पर्शियन, अरेबिक एंड द टर्किश एरा. सम इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल ऑफ दिस पीरियड आर एज फॉलो. फर्स्ट है रजत रंगिनी, a Sanskrit composition by Kalhana. This comprise history of the kings of Kashmir. तो क्रॉनिकल ऑर्डर में जाए तो कश्मीर के किंग के बारे में एक बुक लिखी है, एक थिंग लिखी है, दैट इज कॉल्ड एज रजतगिरी. ओके. नेक्स्ट, तारिक एल फिजर शाही बाय जिया उल दीन बामी.
इट कंप्रोमाइज द हिस्ट्री ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली। पहले कश्मीर की आ गई, उसके बाद सुल्तान ऑफ दिल्ली। ये क्रॉनिकल ऑर्डर में जा रहा है, मतलब कैसे हैपनिंग, कौन से राजा पहले थे, उसके बाद कौन सा था। नेक्स्ट, काजियन उल फतेह एंड द तुगलकुना बाय अमीर खुसरो। खुसरो, तो ये हमें बता देगा क्रॉनिकल ऑर्डर में कौन सी, किसने क्या लिखा था और उसमें क्या लिखा गया, किस राजा के बारे में लिखा गया था। उसके बाद ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब सेल्फ स्टडी, सेल्फली किसने अपने जीवन क्या बोलते हैं, आत्मकथा, आत्मकथा लिखी हो। सम इम्पोर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम आर फतुहात एल फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक, तुजुक ए बाबर, बाबर की, एंड तुजुक ए जहांगीर, जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेरी वर्क में हम जाते हैं तो रिलीजियस लिटरेचर एंड द सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर का मतलब क्या होता है, और रिलीजन बेस इज कॉल्ड एज सेक्युलर। देन बायोग्राफी। बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी का डिफरेंस एक बार समझ लो। बायोग्राफी मतलब किसी की जीवन कथा किसी और ने लिखी है। समझो कि मैं महात्मा गांधी के बारे में लिख रहा हूं तो देन इट इज अ बायोग्राफी, और महात्मा गांधी खुद महात्मा गांधी के बारे में लिख रहे हैं, देन इट इज अ ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज ऑफ दैट पर्टिकुलर, ये खाली नाम याद रखना कि जस्ट इट्स नॉट सो मच क्लियर कि उसके डीप में क्या है, उसकी जरूरत नहीं है हमें, बिकॉज ये लेवल इज अप टू नाम याद रखना। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज रासो बाय चंद्रबारदाई, हुमायूं नामा, देन इले अकबरी, अकबरनामा, एक्सेट्रा आर द बायोग्राफी। नेक्स्ट, ट्रैवलोलॉजी। ट्रैवलोलॉजी मतलब पीपल जो ट्रैवल करते थे और ट्रैवल करते करते वो बुक्स जो लिखते थे, दैट इज कॉल्ड एज ट्रैवलोलॉजी। और सम ऑफ द फेमस अकाउंट ऑफ द फॉरेन, इब बतातुता, मैक्रोपोलो, निकोलस कॉन्टी, अब्दुल रजाक, रग फिल्च, ये सब ट्रैवलॉजीज है जो अलग अलग, ये ट्रैवलर्स थे, अलग अलग जगह पे गए, मार्को पोलो वगैरह, और उन्होंने वहां जाके जो दिखा या उनके ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस जो है उसके बारे में लिखा, उससे भी पता चलता है कि पास्ट कब का था। नेक्स्ट कम द डॉक्यूमेंट्स हमें मिलती है। medieval documents includes the records of land revenue and land grant, written writing on the history and science। तो हमारी जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उससे पता चलता है कि लैंड रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करता है, इसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है, साइंस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, उसमें भी कुछ लिखा हुआ है। तो दीज आर द सोर्सेज जिसके थ्रू हिस्टोरियन, गाइस ये मत समझो कि ये फास्ट ट्रैक पे जा रहे हैं, दीज आर द सोर्सेज जिसके थ्रू वी कैन कम टू नो, बस ये खाली सोर्सेज है जिससे हमें पता चलता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, पास्ट में हमारा क्या हुआ था। योर सिलेबस में जो मेन पार्ट जो आएगा दैट इज ऑफ दिल्ली सुल्तानियत, फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, ये बहुत जरूरी है। दिस आर द मेन टॉपिक्स विच आर गोइंग टू बी कमिंग अहेड। आगे, ड्यूरिंग द medieval period manuscripts were also collected by the kings, rich people and monasteries and temples. These manuscripts were kept in libraries and archives, and this archive is a place where, please underline, an archive is a place where document and manuscripts are stored. Today at national and state level we have museums जहाँ ये स्टोर किया जाता है। Now new social and political group mobility, new ideas, improvement in technology, new crops and new peasant groups. These are the, फिर जातीस आता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट आता है, जैनिज्म, हिंदुज्म किस तरह से डेवलप हुआ उसके बारे में है, थिंकिंग अबाउट द टाइम ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड, ये मिडिवल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें समअप कर देता हूँ उस पार्ट को कि ये एक जस्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मिडिवल पीरियड, किस वे से सामाजिक लाइफ थी, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल, और ये हमें सोर्सेज के थ्रू पता चला है। एंड दिस सोर्सेज जो हमने पढ़े दैट आर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर के कौन से सोर्सेज है, उस सोर्सेज के एग्जाम्पल अकबरनामा में क्या लिखा है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर अकबरनामा है जिससे हमें पता चला कि लाइफ ऑफ अकबर क्या थी, या अकबर के टाइम पे क्या रूल चलता था, क्या चलता था, क्या नहीं चलता था। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें ये नहीं जरूर है कि अकबरनामा में और क्या लिखा है, बस। नेक्स्ट जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इन द कमिंग सेशंस वो है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, मोबिलिटी। नाउ द medieval period was a period of great mobility. Mobility means movement. People travel to a long distance in search of wealth and opportunity. Opportunity का ही, तब कौन सा बिजनेस था,
अपॉर्चुनिटी फॉर लैंड ट्रैवल करते थे, लैंड ढूंढते थे, फर्टाइल लैंड जहाँ मिले वहाँ जाके सेटल हो जाते थे. Many traveler group came to this subcontinent because it has immense wealth and the possibility of growth. जितने भी ट्रैवलर्स थे, जब इंडिया की बात करूँ, हमारी सब कॉन्टिनेंट की बात करूँ, तो हमारे उधर स्टार्टिंग से पब्लिक आ रहा है. एक जमाना था जब इंडिया वाज कॉल्ड एज द गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया कहा जाता था. एक जमाना था, मैं अभी बता रहा हूँ. नाउ क्या बोलते हैं पता नहीं, बिकॉज हम स्टार्टिंग से बात करें तो 1498 में वास्को डी गामा पोर्चुगीज सेलर आया. उसके बाद से कंटिन्यूस इंडिया में आते गए द पोर्चुगीज, द डच, द फ्रेंच, द मुगल्स एंड द ब्रिटिशर्स. मतलब 6-7 लोग आके स्वाहा करके गए. एक जमाने में द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड था, और आज पता नहीं कौन सी कंट्री है. तो दिस इज बिकॉज हमें हमारे तो पब्लिक ये मोबिलिटी करता था. फॉरेन कंट्रीज में से लोग हमारी कंट्री की तरफ आते थे. क्यों? क्योंकि यहाँ वेल्थ अच्छा था, यहाँ ग्रोथ होने की अपॉर्चुनिटी थी. इंडिया कैन बी वॉज वेरी प्रॉस्परस. नेक्स्ट, वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम मोर इम्पोर्टेंट in this period were the Rajputs. Between the 8th to 14th century, the terms was applied more generally to a group of warriors who claimed Kshatriya caste status. तो mobility और सबसे main community at that time was the Rajputs. वो क्षत्रिय थे, warriors थे. Today also we know the Rajputs are the warriors. And Rajasthan के अंदर most of the Rajputs are in Rajasthan, no doubt it is equally divided, but राजस्थान में सबसे ज़्यादा Rajputs है. So अब जैसे मोबिलिटी होगी तो न्यू आइडिया स्प्रेड होगी. समझो कि मैं यहाँ से हरियाणा की तरफ जाऊँगा तो मैं वहाँ का कल्चर ले लूँगा, वहाँ की आइडियाज़ लूँगा, या मेरी आइडियाज़ वहाँ दूँगा. ये तो होना ही होना था. मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्टेइंग इन मुंबई, राइट नाउ आई एम इन मुंबई, तो नहीं, मुंबई से अगर मैं हरियाणा आता हूँ और हरियाणा में कैथल में आता हूँ तो मैं कैथल की कल्चर, कैथल की कुछ चीज़ें अपना लूंगा और मेरी कुछ चीज़ें कैथल को दे दूंगा. वही चीज़ यहाँ भी आएगी, न्यू आइडियाज. दिस ट्रैवलर ग्रुप ब्रॉट न्यू आइडियाज, टेक्नोलॉजी, न्यू क्रॉप्स एंड अदर इनोवेटिव आइडियाज with them, and the new ideas resulted in a great economic, political, social and cultural changes. Naturally मैं बता रहा हूँ कि कोई ट्रैवलर अगर जाता है, मूव करता है यहाँ से वहाँ, तो वो अपने साथ कुछ आइडियाज, कुछ कल्चर, कुछ सोशल पॉलिटिकल कल्चर्स अपने साथ लेके जाता है, और वही कल्चर वो वहाँ देता है, और वहाँ का कल्चर वो एक्सेप्ट करके वापस जब ट्रैवल बैक करेगा तो वो करेगा. सिंपली मैं कॉस्ट्यूम की बात करूँ तो जो कॉस्ट्यूम मैं अभी यहाँ मुंबई में पहन रहा हूँ, मैं कैथल में आके आऊँगा तो आई विल वेयर सम डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट्यूम, और वो जब मैं कैथल से वापस रिटर्न मुंबई आऊँगा तो वो कॉस्ट्यूम को अपने साथ लेके आऊँगा, मुंबई में उसको ट्राई करूँगा. वही चीज़ हो जाती है. नॉट अबाउट कॉस्ट्यूम की बात करूँ, लैंग्वेज की भी बात करूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी कल्चर को लेके आते, हीटिंग हैबिट्स को लेके आते, ग्रोथ को लेके आते, उनकी स्टाइल को लेके आते, द वे. सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि ट्रैवल करने के बाद न्यू आइडियाज जनरेट होती है, इनकलकेट होती है. नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. नेचुरली है द medieval period was witnessed to great technology changes. For example, the period introduced the Prussian wheel, irrigation, the spinning wheel in weaving, and the firearm in combat. तो अब जो हम इरिगेशन फैसिलिटी बोरवेल है, ये बोरवेल तो मॉडर्न आ गया, और उससे पहले प्रशियन वेल होता था. आपको पता होगा, कहीं आपने देखा होगा, चक्कर गोल घूमते थे, बाल्टी से ऐसा निकलता है और निकलता है. डेट इज कॉल्ड एज प्रशियन वेल टाइप. वेल में से ही पानी निकालते थे. एग्जैक्टली वहाँ दिया है, देखो फोटोग्राफ. उसके बाद नेक्स्ट हमें जो स्पिनिंग व्हील, जो हैंडलूम्स अभी यूज़ करते हैं, पहले चरखा यूज़ करते थे, तो वो स्पिनिंग व्हील तो वीविंग के लिए काम आता था. डेट वॉज इंट्रोड्यूस बाय देम. हमें आइडियाज़ मिली है बाहर से. एंड फायर आर्म, मतलब जो बम्बार्डमेंट वगैरह करते हैं कॉम्बैट करने के लिए, दुश्मनों को मारने के लिए, दैट इज ऑल्सो वॉज यूज बट ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर आइडियाज जनरेट होना, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ एक्सचेंज. यहाँ से वहाँ जाना, ट्रैवल करना, उसके कारण वी गेट द आइडियाज एंड न्यू टेक्नोलॉजी आइदर फ्रॉम दे विल टेक फ्रॉम अस और वी विल गिव टू देम. अभी इंग्लिश की बात करें तो ब्रिटिशर इंडिया में आए तो दे हैव गिवन इंग्लिश टू अस एंड वी हैव गिवन आवर कल्चर टू देम, राइट. तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज
मिडिवल पीरियड में ये सबसे अच्छा हुआ. नेक्स्ट, न्यू क्रॉप्स, न्यू आइडियाज लेके आए तो न्यू क्रॉप्स आने लगे. न्यू ब्रीवरेजेस were introduced in the subcontinent by the traveler group. Potatoes and corn, chili, tea, coffee. ये जो क्रॉप्स के नाम देख रहे हैं आज की तारीख में ये बहुत कॉमन है, पर ये बाहर से इंडिया में आए, हम लोग ने नहीं लाया. हमारे पास तो गेहूं, ठीक है, पालक, ठीक है, नॉर्मल फूड थे. बट जो पोटैटोज बाहर से इंडिया में आए हैं, चिलीज बाहर से, कॉर्न मतलब मेज मतलब मक्का, एंड वी ऑल्सो यूज टी हमें पता है कि बाहर से इंडिया में आई. कॉफी, ये जो है फॉरेन कंट्रीज वाले जब इंडिया में आए तो दे ब्रॉट अलोंग विद देम दिस थिंग्स एंड वी देन स्टार्टेड कल्टिवेटिंग द सेम क्रॉप्स इंट्रोड्यूस इन द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द दिस पीरियड. न्यू पीजन ग्रुप्स, तो अब ये है चीज आ गई कि न्यू पीजन ग्रुप्स कैसे बना. नाउ इन ऑर्डर टू क्लियर द फॉरेस्ट ड्वेलर्स were sometimes pushed out of their land, and with the spread of agriculture sentiments, so changes in the habitat forced many of them to migrate. Some of them became peasants, and this new peasant group gradually began to be influenced by the regional market, chieftains, priests, monasteries and temple. They were required to pay taxes and offer good and services to the local lords. अब न्यू ग्रुप बना पीजन का. पीजन तो नॉर्मल फार्मर्स को बोलते, पर ये न्यू ग्रुप ऑफ फार्मर्स कैसे बना कि जो फॉरेस्ट कम्युनिटी फॉरेस्ट में थी उनको फोर्सफुली उस फॉरेस्ट को कन्वर्ट करना पड़ा फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, और क्रॉप्स ग्रो करने लगे. और वो क्रॉप्स जब ग्रो करने लगे तो छोटे मोटे फार्मर्स बनने लगे, और छोटे मोटे फार्मर्स बनने के बाद उनका जो मेन काम था वो मार्केट के साथ, लोगों के साथ कनेक्टिविटी में आते. प्रीवियसली दे वर स्टेइंग इन द फॉरेस्ट, नाउ दे आर डूइंग एग्रीकल्चर काम कर रहे हैं, तो इसके लिए उनको, और वो एक मेन फार्मर से थोड़े कम फार्मर वाले थे फार्मर, एंड दिस वे उनको टैक्स पे करना पड़ता था, उनको फ्री सर्विसेज देनी पड़ती थी. दिस वे द थिंग्स विच वे गुड्स एंड सर्विसेज लोकल्स को देना पड़ता था. ये एक नया ग्रुप था. The above condition created a significant economic and social difference among the peasants. Some possesses more productive land while the other way. तो यही हो गया कि जो पीजन जमींदार हो गया और एक नॉर्मल पीजन हो गया. बस एक सिंपल सा लॉजिकल बात करूँ, एक जमींदार बन गया जो हाई फंडर सॉइल के साथ अच्छी खेती करता था, एक छोटे मोटे पीजन जो घरगुती की सॉइलिंग एग्रीकल्चर करते थे और अपना काम चलाते थे. तो दिस इज द सम अप पार्ट कर रहा हूँ बेटा, because here I don't think it is a great importance. So I am just telling you जो भी रिमेनिंग पार्ट है that we will complete tomorrow itself, because मुझे नहीं लगता कि इस लेसन पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, because इस लेसन में जोर कब दे, जब इस लेसन की इम्पोर्टेंस आगे फ्यूचर में हमें काम आनी है. अभी हमारे पास जो है उसमें ही हमें चलना चाहिए, एंड दिस लेसन की इम्पोर्टेंस बहुत रेयर है, एंड ड्यू टू ये लॉकडाउन के कारण कुछ लेसन अभी डिलीट भी होंगे, और उसमें से हो सकता है कि ये लेसन भी डिलीट हो जाए. तो बेटर है कि वी विल गो इन अ फास्ट ट्रैक, बिकॉज पीछे के सेक्शन के लेसन्स वी हैव टू गिव मोर स्ट्रेस. एंड टुमारो ऑनवर्ड्स ये लेसन को यहीं स्टॉप करते हुए आई विल बी मूविंग विद द नेक्स्ट लेसन. सीधी बात बता रहा हूँ, यहाँ ही स्टॉप कर दो, कोई ज़्यादा मुझे लगता नहीं आगे कोई काम की चीज़ें है, और वो होगी भी तो आई विल क्लियर इट अप इन द कमिंग लेसन. सो टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग विद द बुक लेसन. जो है वो मैं बता रहा हूँ कौन सा लेसन हम स्टार्ट करने वाले हैं कल से. हिस्ट्री का which lesson, pay attention, 1 second, just I am checking out the things. थर्ड लेसन स्टार्ट आउट करूंगा सुल्तान्स ऑफ दिल्ली. प्लीज ये फर्स्ट एंड सेकंड लेसन को एक बार होल्ड पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं, जितना हो गया. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड लेसन सुल्तान्स ऑफ दिल्ली फ्रॉम टुमारो. मेक इट वेरी क्लियर, ये सिलेबस हो सकता है कट हो जाए, इसलिए वी आर नॉट टीचिंग राइट नाउ, क्योंकि अभी जो न्यू गाइडलाइंस आई है CBSE के, उसके हिसाब से हो सकता है कुछ सिलेबस कट आउट हो जाए और उसमें वो लेसन आ जाए. तो बेटर है कि दिल्ली सुल्तानियत कट नहीं होगा, वो गारंटी है, बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम आगे फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो दिल्ली सुल्तानियत खत्म नहीं होगा, तो वी विल स्टार्ट विद द दिल्ली सुल्तानियत टुमारो इटसेल्फ. थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ.